गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए दोस्तों, हम थे कॉस्टिंग पर और सीख रहे थे बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग, जिसमें हमने दो चीजें सीख ली थी। सबसे पहला सीख लिया था व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कॉस्ट। दूसरा हमने सीखा था अगेन व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कॉस्ट कितने तरह की कॉस्ट होती है? तीन तरह की, वेरिएबल, फिक्स, सेमी वेरिएबल, राइट। वेरिएबल कॉस्ट की क्या निशानी है? वो पर यूनिट सेम होती है, ठीक है। फिर आप 1 यूनिट खरीदोगे तो भी वो पर यूनिट उतनी लगेगी, 1000 यूनिट खरीदोगे तो भी पर यूनिट उतनी लगेगी, लेकिन हाँ, टोटल में उसका अमाउंट वैरी करेगा, ठीक है। फिक्स कॉस्ट की क्या निशानी होती है? वो टोटलिटी में फिक्स होती है, सेम होती है, राइट। फिर आप कम यूनिट बनाओ तो भी उतना ही टोटल अमाउंट लगेगा, ज्यादा यूनिट बनाओ तो भी टोटल अमाउंट उतना ही लगेगा, राइट। तो वो कॉस्ट जो पर यूनिट सेम होती है वेरिएबल, वो कॉस्ट जो टोटल में सेम होती है फिक्स, और वो जो दोनों में ही ना सेम हो दैट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और क्योंकि उसका नाम है सेमी वेरिएबल तो उसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, थोड़ा वेरिएबल थोड़ा फिक्स। और हमने ये सीखा था कि कैसे एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट करना कि इसमें से कितना वेरिएबल है और कितना फिक्स है। इसके लिए हमें एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बल्कि दो पॉइंट ऑफ टाइम के डेटा की जरूरत होती है, राइट। जिसमें कि हमें यह दिया था कि एक कॉस्ट हमें एक वक्त पर 27,000 रुपीज लगी है। कब? तब जब हमने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी है? 3000। लेकिन वही कॉस्ट हमें 33,000 रुपीज लगी। कब? तब जब हमने 4500 यूनिट्स प्रोड्यूस की है। हमने इसको कैसे समझा था कि ये इसके अंदर जितना फिक्स है उतना ही फिक्स इसके अंदर है, मतलब फिर भी ये कॉस्ट 27 लगी और ये कॉस्ट 33 लगी, तो ये कॉस्ट थोड़ी ज्यादा लगी, और ये ज्यादा किसकी वजह से लगी? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। यानी जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट है ये फिक्स की वजह से हो ही नहीं सकता। जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो किसकी वजह से है? वेरिएबल की वजह से। सो 6,000 रुपीज इज द वेरिएबल कॉस्ट फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? 1500 यूनिट्स। तो सिंपल सी बात है यार, अगर 1500 यूनिट्स के लिए 6,000 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट है तो 1 यूनिट के लिए 4 रुपीज। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अपना यूनिटरी मेथड, राइट, ओके। बस अगर 4 रुपीज हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता कर ली है तो अब हम ये भी पता कर सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट कितनी है। सिंपल कैसे? 4 रुपीज पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 3000 यूनिट्स, 12,000। यानी 27,000 में से 12,000 क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी रिमेनिंग अमाउंट 15,000 क्या हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट। वो हम यहां से भी निकाल सकते थे, कोई बात नहीं, ठीक है, उससे भी आंसर अपना फिक्स कॉस्ट का सेम ही आता। इतनी बात क्लियर है दोस्तों। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी यहां पर देख लिया था कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पोर्शन ऑफ द सेमी वेरिएबल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन नंबर ऑफ यूनिट्स। फॉर्मूला अप्लाई करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला कैसे बना, उसका लॉजिक पता होना, ठीक है। सो लॉजिक क्या था कि जो चेंज इन टोटल कॉस्ट है इट इज सोलेली एट्रीब्यूटेबल टू द वेरिएबल पोर्शन और डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है कि टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? जितनी टोटल कॉस्ट है उसमें से वेरिएबल हटा दो तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? फिक्स, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, हाँ, मैंने आपको ना कुछ बेसिक चीजें भी बताई थी जो स्टूडेंट्स के मन में कभी कभी डाउट रहते हैं। वो ये है कि क्या सर फिक्स का मतलब ये है कि पत्थर की लकीरें फिक्स कभी भी नहीं बढ़ेगी, जिंदगी भर नहीं बढ़ेगी? नहीं, हम एक टाइम फ्रेम में रहकर बात करते हैं कि इस पीरियड में ये कॉस्ट इतनी ही लगेगी। जैसे ही पीरियड चेंज हुआ तो इन्फ्लेशन तो सबको चेंज कर देता है, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट भी ऐसा नहीं है कि अगर 1 लाख रुपए तो 1 लाख ही लगेगी, फिर मर्जी चाहे करोड़ों अरबों यूनिट्स प्रोड्यूस करो, एक सर्टेन लेवल तक वो फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगी। एक सर्टेन लेवल को ही आपने क्रॉस कर दिया तो फिर तो एवरी कॉस्ट इज प्रोन टू चेंजेस, है ना। बट फिर भी डेफिनेशन नहीं बदलती, वो कॉस्ट फिक्स ही कहलाती है। तो फिक्स कॉस्ट की दो लिमिटेशन है, टाइम फ्रेम क्रॉस नहीं होना चाहिए, एक सर्टेन कैपेसिटी को आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए, देन इट विल रिमेन फिक्स। मतलब एक बाउंड्री होती है उसके अंदर वो फिक्स रहती, बाउंड्री क्रॉस करी तो फिर वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। बट स्टिल इट वुड बी टर्म्ड एज अ फिक्स कॉस्ट, क्योंकि बाउंड्री क्रॉस करने के बाद जब वो नेक्स्ट कैपेसिटी लेवल पर जाएगा
तब भी वो अमाउंट फिक्स ही होगा। जैसे अपन इस हॉल की बजाय एक बड़ा हॉल ले लेंगे, रेंट उसका ज्यादा लगेगा, बट उस रेंट को अभी भी मैं वेरिएबल कॉस्ट नहीं कहूंगा, अभी भी वो मेरे लिए तो एक फिक्स कॉस्ट ही है। इज दैट क्लियर? ओके, यही का यही वेरिएबल के साथ भी होता है। आज अगर आइसक्रीम वाला मुझे 25 रुपीज में आइसक्रीम दे रहा है, तो क्या वो अगले 10, 15, 20 साल तक 25 में ही आइसक्रीम देगा पर यूनिट? नहीं, वो टाइम फ्रेम जैसे ही क्रॉस होगा ना, तो फिर तो हर कॉस्ट चेंज होगी। तो अपने सिलेबस में इन्फ्लेशन है ही नहीं, आप तो ये मान के चलो, है ना, इन्फ्लेशन है ही नहीं, तो बस पर यूनिट 25 है तो 25 ही हमेशा रहेगा। ठीक है, ओके दोस्तों, इसके बाद हमने ये समझा था व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। और ये समझाता मैं, उससे पहले आपकी मेरी ये बात हुई थी कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। डायरेक्ट कॉस्ट जो आप आज तक समझते थे वो ये थी, डायरेक्ट कॉस्ट इज अ डायरेक्टली ट्रेसेबल कॉस्ट टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो हर वो कॉस्ट जो आप डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हो वो आपने क्या बोल दी, डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन कुछ कॉस्ट डायरेक्टली ट्रेस हो तो सकती है पर उसे ट्रेस करना आसान नहीं है। जैसे कि बटन्स डायरेक्टली ट्रेस हो सकते हैं हर शर्ट पर, हाँ हो सकते हैं, कोई जिद पकड़ ले तो। थ्रेड हाँ हो सकती है ट्रेस, कोई जिद पकड़ ले तो कि नाप नाप कर थ्रेड लगाना है, बट डज दैट मेक सेंस टू यू? नहीं, इट इज नॉट इकोनॉमिकल, इट इज नॉट कन्वीनियंट, प्लस इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो मुझे डायरेक्टली पता करके भी कुछ कर नहीं लेना है हासिल, राइट? तो ऐसी कॉस्ट को जो सिर्फ सिग्निफिकेंट अमाउंट हो, डायरेक्टली ट्रेस हो पा रही हो और आसानी से किफायती तरीके से ट्रेस हो पा रही हो, उसे ही डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं फाइनली कॉस्टिंग में। बाकी सारी कॉस्ट क्या हो जाती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, राइट? सो इनडायरेक्ट कॉस्ट आर दोज अमाउंट व्हिच कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रेस्ड टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस एंड आर जनरली इनकर्ड फॉर द कॉमन बेनिफिट ऑफ मोर देन वन प्रोडक्ट, राइट? जैसे इस कोचिंग क्लास के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोचिंग क्लास में जो फैकल्टी है इट्स अ डायरेक्ट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर कुछ अमाउंट मिलता है तो वो सिर्फ किस पर चार्ज किया जाएगा, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट, फाउंडेशन पर तो चार्ज नहीं किया जाएगा, नहीं, राइट? सिमिलरली जो फाउंडेशन की फैकल्टीज है उनका अमाउंट हम पर क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो फैकल्टीज की कॉस्ट कैसी है, डायरेक्टली ट्रेसेबल है टू द स्टूडेंट्स। लेकिन जो मेंटेनेंस क्लीनिंग स्टाफ है या जो जनरल स्टाफ है या जो एडमिन स्टाफ है, क्या उनकी कॉस्ट आप पर डायरेक्टली ट्रेस हो सकती है? नहीं, दे आर वर्किंग फॉर द कॉमन बेनिफिट ऑफ all the students, right? So they become part of indirect cost. ठीक है, ओके दोस्तों, हमने देखा था कि based on elements of cost there are three types of cost: material, labor and expenses. material यानी आप समझते हो material क्या होता है, लेबर भी आप समझते हो लेबर क्या होता है। हर वो चीज जो ना मटेरियल है ना लेबर है बिकम्स एक्सपेंसेस। ठीक है दोस्तों, मटेरियल भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। शर्ट का एग्जांपल लेंगे तो जो क्लोथ है, फैब्रिक है, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। लेकिन जो थ्रेड हुआ, बटन्स हुआ, वो क्या हुआ, इनडायरेक्ट मटेरियल्स कॉस्ट, राइट? उसी तरीके से अगर हम लेबर की बात करेंगे तो जो टेलर शर्ट की स्टिचिंग कर रहा है उसका अमाउंट डायरेक्टली ट्रेस किया जा सकता है शर्ट पर, क्योंकि हो सकता है कोई डिजाइनर शर्ट और उसमें टेलर को समय ज्यादा लग रहा हो, तो फिर उसमें टेलर का अमाउंट हम ज्यादा चार्ज करेंगे। इज दैट क्लियर? तो टेलर की कॉस्ट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट भी होता है और डायरेक्टली ट्रेस भी हो सकता है, राइट? लेकिन कुछ जो सपोर्ट वर्कर होते हैं वो सीधे शर्ट पर काम ही नहीं करते हैं, दे एक्चुअली सपोर्ट द डायरेक्ट वर्कर्स, सो दे बिकम इनडायरेक्ट वर्कर्स। उनका सैलरी हम सीधे सीधे शर्ट पर ट्रेस नहीं कर सकते। जस्ट लाइक यहाँ पर जो क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस स्टाफ है उनका अमाउंट हम सीधे स्टूडेंट्स पर ट्रेस नहीं कर सकते, राइट? हाँ, अल्टीमेटली वो अमाउंट कहीं ना कहीं पर तो चार्ज होगा, पर वो किसी तरीके से आएगा, वो सीधे सीधे चार्ज नहीं होगा, वो कहीं से घुमाकर चार्ज होगा, राइट? वो बात की बात है। उसी तरीके से जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर क्या सीधे सीधे शर्ट स्टिचिंग में इन्वॉल्व है? नहीं, सुपरवाइजर का तो काम क्या है, से हाथ पीछे रखकर घूमना, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, एंड सो ऑन। तो एक सुपरवाइजर एक साथ 20-25 टेलर्स का सुपरविजन कर रहा होगा, तो सुपरवाइजर का जो सैलरी है क्या वो सीधे सीधे किसी एक शर्ट पर ट्रेस हो सकता है? नहीं हो सकता। सुपरवाइजर ऑल्सो बिकम्स एन इनडायरेक्ट वर्कर, ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर। सिमिलरली दोस्तों, एक्सपेंसेस भी दो तरह के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसा खर्चा जो हमें पता चले अरे ये तो इसी प्रोडक्ट के लिए लगा है खर्चा, दैट बिकम्स डायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसा खर्चा जो जनरली सारे प्रोडक्ट्स के लिए लगा है, दैट बिकम्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जांपल क्या होगा, फैक्ट्री का रेंट, दैट इज कॉमनली इनकर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वी आर मैन्युफैक्चरिंग इन आवर फैक्ट्री। सिमिलरली ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, राइट, ये सारे खर्चे कैसे जनरली इनकर होते हैं, ये स्पेसिफिकली किसी प्रोडक्ट के लिए इनकर नहीं होते हैं। लेकिन अगर हमने कोई रॉयल्टी पे करी ऑन प्रोडक्शन पर, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन आप समझते हैं, सपोज कीजिए कि हम शर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हम बच्चों के शर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बच्चों के हम टी शर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके लिए हमने डिज्नी कंपनी से, है ना, उनके किसी कैरेक्टर का, मान लो मिकी डोनाल्ड कैरेक्टर का हमने फोटो प्रिंट करने की इजाजत मांगी। ये आपको पता होगा कि परमिशन लेनी पड़ती है उनके कैरेक्टर्स को यूज करने के लिए, राइट। तो अगर हमने परमिशन ली तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू आस्क ओके गिव अस 50 रुपीज पर शर्ट एज अ रॉयल्टी बिकॉज यू आर यूजिंग अवर कार्टून कैरेक्टर। तो सिंपल हम उनको 50 रुपीज जो पर टी शर्ट देंगे, ये खर्चा सीधे सीधे उन टी शर्ट्स पर ट्रेसेबल होगा जिन पर हम मिकी डोनाल्ड, मिकी माउस ये सब प्रिंट कर रहे हैं। जो नॉर्मल शर्ट्स है जिस पर हम नहीं प्रिंट कर रहे उन पर ये खर्चा नहीं चार्ज होगा। अब जो आप रॉयल्टी पे कर रहे हो, रॉयल्टी मिकी डोनाल्ड को, वो मटेरियल है क्या? नहीं। रॉयल्टी कहां से मटेरियल हुआ? वो लेबर है क्या? नहीं। वो क्या है? एक्सपेंस। इन व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आया डायरेक्ट एक्सपेंस? सो डायरेक्ट एक्सपेंस यानी ऐसे खर्चे जो सीधे सीधे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए लगे। या फिर अगर हमने कोई एम्ब्रॉयडरी मशीन खरीदी जो स्पेसिफिकली एक ही शर्ट पर यूज होती है, तो उन शर्ट्स पर ही उस मशीन का डिप्रीसिएशन या फिर रेंट चार्ज होगा। दिस बिकम्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। अब दोस्तों कहानी कुछ यूं है कि ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट कॉस्ट है, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो तो सीधे सीधे शर्ट पर चार्ज हो जाते हैं। लेकिन इनका क्या, जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये क्या सीधे सीधे शर्ट पर जा पाए? नहीं जा पाए। क्या किया जाएगा? इस इनडायरेक्ट मटेरियल को किसी जगह पर इकट्ठा किया जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर को भी उसी जगह पर ले जाया जाएगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी उसी जगह पर ले जाया जाएगा और उस जगह का नाम है इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑल्सो नोन एज ओवरहेड्स। तो कोई पूछे आपसे ओवरहेड्स क्या होते हैं, टेल देम ओवरहेड्स आर इनडायरेक्ट कॉस्ट। इट कंप्राइजेस ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और अब दोस्तों ये जो ओवरहेड्स है ये भी बांटने तो पड़ेंगे शर्ट पर, क्योंकि सिर्फ शर्ट बेचकर अगर हम डायरेक्ट कॉस्ट रिकवर करेंगे तो फिर इनडायरेक्ट कैसे करेंगे? तो बांटने तो पड़ेंगे। लेकिन उसके लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ लॉजिकल रैशनल बेसिस होते हैं जिस आधार पर यह खर्चा बांटा जाता है, राइट। अब वो क्या है लॉजिकल रीजनेबल बेसिस, वो अभी हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं, मतलब किसी तरीके से वो बांटी जाती है। तो इस इनडायरेक्ट कॉस्ट को अल्टीमेटली वापस से हम कहां पर ट्रेस कर लेंगे? प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेस कर लेंगे। तो डायरेक्ट कॉस्ट भी प्रोडक्ट पर आ जाएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी प्रोडक्ट पर आ जाएगी। वी वुड गेट टोटल कॉस्ट। आप इसमें बढ़िया अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ो और सेलिंग प्राइस डिसाइड करो। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके दोस्तों, अब हम डिस्कशन करते हैं हमारा आगे, है ना। ये डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट की क्लासिफिकेशन क्लियर है ना? किसी के मन में कोई सा भी कंफ्यूजन आ रहा हो तो पूछें डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट को लेकर। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर पर, एंड दैट इज अगेन क्या पढ़ रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ कॉस्ट, बट दिस टाइम बेस्ड ऑन कंट्रोलेबिलिटी। इसका हिंदी अनुवाद है कि जितनी भी तमाम कॉस्ट हमारी फैक्ट्री में लग रही है उसमें से कौन सी कॉस्ट है जो हमारे बस में है, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कौन सी कॉस्ट है जो हमारे बस में नहीं है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। आपको भी पता है कि जब भी एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो कुछ कॉस्ट होती है जो उसको इनकर करना ही करना है, वो चाहे ना चाहे ये तो खर्चा उसे करना ही करना है। लेकिन कुछ कॉस्ट होती है जो हम ऐच्छिक होती है, हमारी इच्छा से लगाते हैं, जिसको हम चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इस कोचिंग क्लास की बात करते हैं, ठीक है। इस कोचिंग क्लास में कुछ ऐसी कॉस्ट बताइए सर ये तो इनकर करनी पड़ेगी चाहे जो हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर ये जो बिल्डिंग है अगर ओनरशिप में, तो इसका डिप्रीसिएशन तो होकर रहेगा। हाउ वुड यू कंट्रोल द डिप्रीसिएशन? डिप्रीसिएशन तो होकर रहेगा। अगर ये रेंट पर है बिल्डिंग तो उसका रेंट लग कर रहेगा। वी कैन नॉट कंट्रोल दैट।
इलेक्ट्रिसिटी भी हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी स्टूडेंट्स आएंगे, आपको लाइट बिजली पंखा सब चलाना पड़ेगा। यू कैन नॉट गो लाइक दिस कि एक काम करो लाइट पंखे सब बंद करो और फिर आपको यहाँ पर पढ़ाते बस प्रोजेक्टर की तरफ ध्यान दो, मूवी तो नहीं चल रही है। तो ये सारा खर्चा करना ही करना है, राइट। लेकिन अगर ये कोचिंग क्लास बहुत सारा एडवर्टीजमेंट कर रही है, सारी शहर में जितनी बसें दौड़ रही हैं और उनके ऊपर एडवर्टीजमेंट किए जा रहे हैं, रेडियो के ऊपर एडवर्टीजमेंट किए जा रहे हैं, अखबारों में एडवर्टीजमेंट प्रिंट किए जा रहे हैं, और कहीं अगर इस कोचिंग क्लास को ऐसा लगता है नहीं यार वी नीड टू कंट्रोल अवर कॉस्ट, यस वी कैन कंट्रोल दिस कॉस्ट, दिस इज एडवर्टीजमेंट। सो एडवर्टीजमेंट एक एग्जाम्पल है ऐसी कॉस्ट का जो कि कैसी है, कंट्रोलेबल। वी कैन कंट्रोल सच कॉस्ट। दोस्तों ये कॉस्ट कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है वो तो बात की बात है। पहले बताइए कि एक बिजनेसमैन को कब ऐसा क्लासिफिकेशन की जरूरत लगेगी। आप इमेजिन करो कि एक एसी ऑफिस है, वहां पर कंपनी का मैनेजमेंट बैठा हुआ है और वो कॉस्ट अकाउंटेंट को कहता है हमें बताइए कौन कौन सी कॉस्ट कंट्रोलेबल है और कौन कौन सी कॉस्ट अनकंट्रोलेबल है। किस परिस्थिति में मैनेजमेंट को यह जानना जरूरी है विच कॉस्ट आर कंट्रोलेबल एंड विच आर अनकंट्रोलेबल? जब हमें रिसेशन जैसा कुछ चल रहा होगा एंड वी नीड टू कंट्रोल आवर कॉस्ट, तो फिर ऐसा होता है ना दोस्तों, रिसेशन एटसेट्रा ये चीजें आती रहती, बिजनेस साइकिल नीचे जाती है, तो फिर ऐसे केस में बिजनेस क्या करेगा, ये मंगवाएगा डिटेल कौन कौन सी कॉस्ट कंट्रोलेबल कौन सी अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल को तो हम कुछ नहीं कर सकते, इट इज नॉट इन आवर हैंड्स। लेकिन कंट्रोलेबल की लिस्ट में से कंपनी क्या करेगी, जो जो उनको लगता है कि जो जो कॉस्ट हमें कंट्रोलेबल है और उसको फॉर द टाइमिंग हम कट कर सकते हैं, उनके बजट कट कर दिए जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन कब काम में आता है? क्या आपको सिचुएशन समझ में आई? ओके, सिंपल से डेफिनेशन है, जो कॉस्ट आपके कंट्रोल में है, जो आप अपने डिसीजन से अफेक्ट कर सकते हो, दे आर कंट्रोलेबल कॉस्ट। जो आपके डिसीजन से अफेक्ट नहीं होंगी, दे आर अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, राइट। दोस्तों अनकंट्रोलेबल कॉस्ट की डेफिनेशन देखिए, इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड और इट कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड। कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ अ स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ एन अंडरटेकिंग, मतलब स्पेसिफाइड ऑफिसर ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब हम आते हैं अगेन एक और टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पर। दिस इज अगेन टाइप्स ऑफ कॉस्ट बढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन नॉर्मेलिटी। और आपने पढ़ा हुआ है सीए फाउंडेशन में, मुझे पता है दो तरह की कॉस्ट होती है। एक होती है बेस्ड ऑन नॉर्मेलिटी, बोलो बेस्ड ऑन नॉर्मेलिटी। एक होती है नॉर्मल कॉस्ट और दूसरी होती है एबनॉर्मल कॉस्ट, राइट। नॉर्मल कॉस्ट यानी वो कॉस्ट जो लगना है, मतलब ये कॉस्ट तो लगती है ना, राइट। एबनॉर्मल कॉस्ट यानी वो कॉस्ट जो लगनी नहीं थी लेकिन लग गई है। अरे मैं समझ गया, आपने कॉस्ट नहीं पढ़ा है, आपने नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस पढ़ा है। हाँ, तो लॉस इज योर कॉस्ट। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नॉर्मल कॉस्ट, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एबनॉर्मल कॉस्ट, राइट। दोस्तों आप अपने कॉमन सेंस से बताइए कि एक बिजनेसमैन कौन सी कॉस्ट अपने कस्टमर से रिकवर कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कॉस्ट और नॉर्मल लॉसेस ही वो अपने कस्टमर से रिकवर कर सकता है। एबनॉर्मल कॉस्ट आप अपने कस्टमर पर चार्ज नहीं कर सकते, राइट। आपने सीए फाउंडेशन में एक एग्जांपल जरूर देखा होगा कि ऑयल का टैंकर चलता है वहां पर ऑयल डिपो से, और मान लो कि एक ऑयल का ट्रक है, ऑयल का टैंकर चला, 50,000 लीटर पेट्रोल लेकर चला, ठीक है, और पेट्रोल का रेट है मान लीजिए 100 रुपीज पर लीटर। तो 50,000 लीटर पेट्रोल इंटू 100 रुपीज पर लीटर मतलब कितना हो गया, 50 लाख रुपए का एक टैंकर वहां पर ऑयल डिपो से चला। और रास्ते में बढ़िया वो तेज आवाज में गाने लगाकर मैं निकला गड्डी लेकर चला रहा है ट्रक आराम से मस्त होते हुए। उसको पता ही नहीं कि पीछे जो टैंकर है उसमें एक छेद है और रास्ते भर पेट्रोल ढुलता गया ढुलता गया ढुलता गया ढुलता गया, और जब तक वो हमारे यहाँ पेट्रोल पंप पर आया टैंकर आधा हो गया। जब ऊपर से ढक्कन खोलकर देखा तो नीचे तक झांक कर देखना पड़ा, तब जाकर ऑयल देखा, आधा टैंकर साफ था। उसने ऑयल हमारे यहाँ पर उतारा और अजम्पशन ये है कि हमने ये ट्रांसपोर्ट वाला ट्रक बुक किया था, यानी कि कंपनी की कोई जवाबदारी है क्या? नहीं, कंपनी ने बोला था जब डिपो से निकला था तब पूरा तेल था, आपके ड्राइवर ने देख लिया था, अब वो आपके यहाँ कितना पहुंचा वो आपका प्रॉब्लम है। दोस्तों 50 लाख रुपए हमें पूरे देने पड़ेंगे, लेकिन जो पेट्रोल मिला है वो सिर्फ कितना मिला है, 25,000 लीटर।
तो इस बिजनेसमैन ने क्या करा, इसने कहा ठीक है सब वसूल लेंगे। 50 लाख रुपए को उसने डिवाइड कर दिया 25,000 लीटर से। रेट कितना निकला, 200 रुपए पर लीटर। और इसने अपने यहाँ पर जो फ्यूल स्टेशन है, पेट्रोल पंप है, वहां पर रेट टांग दिया कितना, 200 रुपए पर लीटर। एक बंदा है गाड़ी लेकर, बाइक लेकर, और उसने बोला भैया पेट्रोल डाल दो 1 लीटर। और जैसे ही उसकी नजर रेट पर पड़ी, उसने कहा 200 रुपए लीटर। तो उसने 1 मिनट रुको, ये कौन सा वाला पेट्रोल है? पेट्रोल क्या, पेट्रोल जैसा पेट्रोल है, और आपने तो रेट 200 रुपए लिखा हुआ है। तो इसने बताया क्योंकि टैंकर आया था और वो आधा खाली हो गया, तो पैसा तो हम आपसे ही वसूलेंगे। ये बोलेगा इससे गाड़ी तेज चलेगी 200 रुपए लीटर वाले से? नहीं, बोले वैसे ही चलेगी। गाड़ी चलेगी, उड़ेगी? बोले नहीं, सिर्फ चलेगी। तो ये गाड़ी चलाकर अगले पेट्रोल पंप पे चल जाएगा और 100 रुपए में डलवा लेगा। क्योंकि आप कभी भी ग्राहक से अपने एबनॉर्मल लॉसेस रिकवर नहीं कर ही नहीं सकते हो। ही वोंट पे यू फॉर एबनॉर्मल लॉसेस। लेकिन हाँ, जो नॉर्मल लॉस होता है ना ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, वो आप रिकवर कर सकते हो। और वो आपने सीए फाउंडेशन में सीख रखा है, अभी इंटर में भी आएगा, बाय इन्फ्लेटिंग द प्राइसेस। कैसे? सपोज करो कि नॉर्मल लॉसेस 1%, यानी ये है कि पेट्रोल अगर वहां से 50,000 लीटर चला है ना टैंकर, तो लगभग 1%, तो 50,000 लीटर का 1% कितना होता है, 500 लीटर्स, मतलब 500 लीटर आपका इवेपोरेट हो जाएगा पेट्रोल। कोई बात नहीं, तो भी कितना डिलीवर होगा, 49,500 लीटर्स तो हो ही जाएगा डिलीवर। तो व्यापारी क्या करेगा, व्यापारी ने तो पूरे 50 लाख लीटर्स का पेमेंट कर रखा है, पर वो जब बेचेगा पेट्रोल लोगों को, तो उसको तो सिर्फ 49,500 लीटर्स ही पेट्रोल बेचने को मिलेगा। तो वो क्या करेगा, वो इस 50 लाख रुपीस को डिवाइडेड बाय 49,500 लीटर्स कर देगा। तो आंसर आता है दोस्तों 101 के आसपास आ रहा है आंसर। तो वो पेट्रोल का भाव कितना सेट कर देगा, 101 रुपए। माना उसे पेट्रोल 100 रुपए में मिला है, और अगर वो 1 रुपए का प्रॉफिट भी नहीं कमाना चाह रहा है, तो भी ही स्टिल हैज टू सेल द पेट्रोल एट 101 रुपीस। इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लेटिंग द प्राइसेस to recover the normal loss. क्या है, क्लियर है? तो दोस्तों, based on normality of cost, there are 2 types of cost. One is normal cost that we can recover from customers, but another cost is abnormal cost, जो कि हमें खुद को ही bear करनी पड़ती है. We cannot recover it from the customers. Is that clear? Okay. अब हम आते हैं दोस्तों हमारे आज के एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन पर, एंड दिस डिस्कशन इज रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्ट शीट। इससे पहले कि मैं आपको ये समझाऊं कि मार्जिनल कॉस्ट शीट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट शीट क्या होती है, मेरा आपसे एक सरल सा सवाल वो ये है कि अगर किसी बिजनेसमैन ने 100 यूनिट्स बेची है और उसने प्रॉफिट कमाया है 5,000 रुपीस, तो बताइए अगर वो बिजनेसमैन 1500 यूनिट्स बेचेगा तो आखिर वो कितना प्रॉफिट कमाएगा। एक व्यापारी बंधु है, अपनी एक बात चल रही थी 7,500, ठीक है, तो यहां पर वो प्रॉफिट कमाएगा। अपना नहीं, कभी कभी यार रूटीन डिस्कशन होता है, अच्छा हुआ यार तेरा कैसा बढ़िया चल रहा है, अच्छा कैसा क्या कर लेता है, बोले अभी 1000 यूनिट बिक जाती, कितना कमा लेता है, 5,000। अगली बार के लिए तुझे क्या लग रहा है, यार अगली बार तो 1500 यूनिट्स बेच दूंगा। तो अपन दिमाग में चीजों को एक्स्ट्रापोलेट करके बढ़ा कर क्या बोल देते हैं, 1000 यूनिट्स में कितना कमा रहा है, 5,000, तो 1500 यूनिट्स में कितना कमाएगा, 7,500। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। यहां पर आंसर 7,500 नहीं है। उसके पीछे कारण यह है कि जब प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, प्रॉफिट तो स्टार्टिंग रेवेन्यू से की जाती है, सेल्स से की जाती है, और सेल्स से प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचते हम कॉस्ट को माइनस करते हैं। कितने तरह की कॉस्ट होती है, सेमी वेरिएबल को छोड़ देना, 2 तरह की कॉस्ट होती है ना, सेमी वेरिएबल को साइड में रखकर हम बातें करेंगे। तो सेल्स में से जब हम कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है, और सेल्स में से 2 तरह की कॉस्ट माइनस होती है, वेरिएबल भी और फिक्स भी। आप फील करना दोस्तों इन बातों को। जब बिजनेसमैन का सेल्स डबल हो जाएगा, मैं तो डबल की बात कर रहा हूं, जब बिजनेसमैन का सेल्स डबल हो जाएगा मतलब उसने डबल माल बेचा,
तो बताइए वेरिएबल या फिक्स दोनों में से कौन सी कॉस्ट डबल हो जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट डबल हो जाएगी बिकॉज इट वेरीज विद द आउटपुट। तो अगर आपने डबल बेचा है तो आपने खरीदा भी डबल ही होगा बेचने के लिए, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट पहले जितना लगता था उससे डबल लगेगा। लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है क्या वो डबल लगेगी? और अगर वो डबल लगी तो फिर वो फिक्स किस बात की? फिर तो वेरिएबल हो गई, राइट? तो फिक्स कॉस्ट क्या डबल लगेगी या फिक्स कॉस्ट उतनी ही लगेगी? उतनी ही लगेगी। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर सेल्स भी डबल होता और टोटल कॉस्ट डबल होती तो प्रॉफिट डबल होता। यानी अगर मैं 1000 यूनिट्स बेचकर 10,000 रुपीस का सेल्स कर रहा हूं, 1000 यूनिट्स बेचकर मैं कितने रुपीस का सेल्स जनरेट कर रहा हूं? 10,000 रुपीस का, है ना? और मेरी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कुछ है और प्रॉफिट कितना है मान लीजिए 5,000, और मेरी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कितनी है? 5,000। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया? 5,000, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 5,000। अब अगर सेल्स डबल होगा और ये 5,000 की कॉस्ट भी डबल हो जाएगी तो जाकर प्रॉफिट डबल होगा। फैक्ट क्या है कि ये जो 5,000 इसके अंदर कुछ वेरिएबल और कुछ फिक्स है, और सिर्फ वेरिएबल वाला पोर्शन ही डबल होगा, फिक्स वाला पोर्शन वहीं रह जाएगा, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो डबल होगा, डबल से थोड़ा कम होगा, या प्रॉफिट तो डबल से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, डबल से थोड़ा सा ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है। जब आप अपनी असली लाइफ में, रियल लाइफ में काम करेंगे और मान लो आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हो, कहीं पर भी काम कर रहे हो, कॉस्टिंग की फील्ड में काम कर रहे हो और बजट बना रहे हो, तो कभी भी मीटिंग चल रही हो और मीटिंग में ये डिस्कशन हो रहा हो कि 20% से आउटपुट बढ़ेगा, तो प्लीज ये मत कह देना कि फिर तो प्रॉफिट भी 20% से बढ़ेगा। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? किसे ये नहीं पता क्या कि कॉस्ट दो तरह की होती है, एक वेरिएबल और फिक्स, जिसमें से वेरिएबल कॉस्ट ही 20% बढ़ेगी जब आउटपुट 20% बढ़ेगा तो, बट फिक्स कॉस्ट विल रिमेन द सेम, सो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट वोंट बी 20%, इट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम 20%। इज दैट क्लियर? बस इसी बात को दोस्तों रियलाइज करने के लिए, समझने के लिए हम यहां पर हमारा अगला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट शीट। तो इससे पहले कि हम मार्जिनल कॉस्ट शीट पढ़ें, पहले यहां से मार्जिनल वर्ड हम हटा देते हैं। वी आर स्टडिंग अबाउट कॉस्ट शीट, यानी एक ऐसा शीट ऑफ पेपर जिस पर हम कॉस्ट की इंफॉर्मेशन लिखते हैं, ठीक है? अब इसके बाद दोस्तों हम यहां पर एक काम करते हैं, मार्जिनल वर्ड को समझ लेते हैं। और ये मार्जिनल वर्ड तो आपने समझा हुआ है, सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स, जहां पर मार्जिनल का मतलब होता है फॉर वन एडिशनल यूनिट हाउ मच इज द एडिशनल अमाउंट, ठीक है? दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल, है ना? आपने शायद मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट या ऐसा कुछ पढ़ रखा है। मार्जिनल वर्ड का जनरल मीनिंग होता है कि वन एक्स्ट्रा यूनिट के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट आखिर कितना है। आपने मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा था कि अगर मैं एक एप्पल ज्यादा कंज्यूम करूं तो मुझे एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन आखिर कितना होगा बाय कंज्यूमिंग द एप्पल, यही शायद मार्जिनल यूटिलिटी होता है ना? हाँ, वैसे ही तो वैसे ही मार्जिनल कॉस्ट शीट में मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होगा? वन एडिशनल यूनिट के प्रोडक्शन के लिए एडिशनल कॉस्ट कितनी, ठीक है? 11th-12th की बात है, हम हमारे फ्रेंड्स के साथ स्कूल में पढ़ाई करते थे, कॉमर्स हमारी स्ट्रीम थी, है ना? तब से ही हमारा ख्वाब था कि कुछ अच्छा जिंदगी में करना है, और हमारे मन में था कि कॉमर्स फील्ड की वन ऑफ द टॉप नॉच डिग्री सीए होती है, हमें सीए करना है। हमारा दोस्त था साथ में, उसे भी हम काफ़ी समझाते थे कि भाई तू भी सीए ट्राई कर ले, एक बार में नहीं होगा तो 2 बार में हो जाएगा, पर एक बार सीए हो गया तो अपनी लाइफ सेट हो जाएगी और फिर जिंदगी भर पीछे मुड़कर नहीं देखना। सोसाइटी में एक वैल्यू ही अलग होगी, इज्जत ही अलग होगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट है मतलब इसके आगे कोई दूसरा सवाल ही पूछता नहीं है, राइट? बस सीए मतलब ही अपने आप में डिग्री काफी, राइट? हमने उसको काफी समझाया पर उसने हमारी एक नहीं सुनी। उसने कहा नहीं यार, मैं तो बिजनेस ही करूंगा और तुझे एज अ सीए रखूंगा। हमने कहा ठीक है, तुझे जो मंजूर है। दोस्तों अपन इधर 12th की एग्जाम दी और अपन इधर सीए फाउंडेशन में बिजी हो गए। इधर क्लासेस शुरू हो गई सुबह से लेकर शाम तक, फिर होमवर्क, फिर अगले दिन सुबह उठ कर आओ, दिन भर पढ़ाते हैं लोग, फिर से शाम को घर पे जाके होमवर्क करो। इंसान अपना ऐसा रूटीन चला, अपन बिजी होने लगे। अपना सीए फाउंडेशन इधर क्लियर हो गया, अपन इंटरमीडिएट में आ गए। इंटरमीडिएट में भी इन्होंने
जैसे ही वो तो फाउंडेशन की एग्जाम खत्म हुई, इन्होंने क्लासेस शुरू कर दी। राइट, एक दिन अपने फ्रेंड का फोन आया और उसने बोला यार मैं कुछ करना चाह रहा हूँ जिंदगी में। हमने कहा तेरे को पहले ही बोला था सीए कर ले। अभी बोले नहीं सीए का नहीं बोल रहा हूँ, मैं ना बिजनेस लगाना चाह रहा हूँ। हमने कहा ठीक है, मतलब तू नहीं सुधरेगा, तो कौन सा बिजनेस लगाना चाह रहे हैं? उसने बोला यार मैंने ना पिछले 5-7 दिन में बहुत सर्वे करा। वो जिस कॉलोनी में रहता है ना फ्रेंड, उसने उस कॉलोनी का ऐसा पूरा चक्कर लगाया, हर जगह लगभग 2-3 किलोमीटर के रेडियस तक वो गया और उसने देखा यार मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि हमारी कॉलोनी के लोगों के लिए जो नियरेस्ट आइसक्रीम शॉप है वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। और आइसक्रीम एक ऐसी चीज है जो शाम के वक्त पर बहुत चलती है कि यार लोग जैसे इवनिंग वॉक पर जाते हैं, उन्होंने कहा चलो अपन एक काम करते हैं आइसक्रीम खा लेते हैं। कोई अगर रिलेटिव आए घर पर, अपन ने कहा चलो एक काम करो आइसक्रीम खा लेते हैं, सो ऑन। राइट, तो वो 3 किलोमीटर दूर जाना अपने आप में एक रेजिस्टेंस है। क्यों ना मैं एक काम करूं, यहाँ पर मैं आइसक्रीम की शॉप ओपन कर लूं। हमने कहा इरादे तो नेक है तेरे, तो फिर कर यार शुरू। उसने बोला यार ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो मतलब कमाऊंगा तो कितना कमाऊंगा एंड सो ऑन, तो इसके लिए मुझे तेरी हेल्प चाहिए थी, तू सीए कर रहा है ना। हमने कहा सबसे पहले एक काम कर, मार्केट सर्वे कर ले। मार्केट सर्वे में तो ये पता कर कि वो जो नियरेस्ट आइसक्रीम शॉप है जो 3 किलोमीटर अवे है, वहां पर मतलब कितना उसका आइसक्रीम का सेल्स है। और जब हम शॉप ओपन करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ग्राहकी हम उसी की तोड़ेंगे, प्लस कुछ नई ग्राहकी भी जनरेट होगी जो अभी तक रेजिस्ट करती थी वहां तक जाना, वो हमारे यहाँ पर आ जाएगी। प्लस अगर तेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट अच्छे हैं तो तुझे उसका भी एडवांटेज मिलेगा एंड सो ऑन। फिर अपन जोमेटो स्विगी इनके साथ टाइप कर लेंगे तो वो भी कुछ एडवांटेज मिल जाएगा, मतलब इस तरीके से। उसने बोला भाई ये जो तू बोल रहा है ना, ये तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, और मतलब इतना सब मैंने सर्वे करके देख लिया है कि लगभग 1000 आइसक्रीम मैं पर मंथ बेच सकता हूं। 1000 आइसक्रीम का मतलब होता है लगभग 30 से 35 आइसक्रीम ऑन डेली बेसिस मल्टीप्लाई बाय 30 डेज, यानी रफली 1000 आइसक्रीम मैं बेच पाऊंगा। तो हमने कहा फिर मतलब और क्या? तो उसने बोला ये जो 1000 आइसक्रीम्स मैं बेचूंगा इनकी एवरेज सेलिंग प्राइस होंगी 50 रुपीज। 1000 यूनिट्स इंटू 50 रुपीज, यानी एक तरीके से कितने का गल्ला होगा? 50,000 रुपए का अपना महीने भर का गल्ला हो जाएगा। हमने कहा ये आइसक्रीम फिर तुझे खरीदनी भी तो पड़ेगी। बोले हाँ, मेरी एक कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से बात हो गई है और वो मुझे ये आइसक्रीम दे देगा 30 रुपीज पर यूनिट में, उससे अपनी बात हो गई। तो हमने कहा फिर देखा जाए तो 1000 आइसक्रीम इंटू 50 50,000 आएंगे, लेकिन 1000 आइसक्रीम इंटू 30 डिस्ट्रीब्यूटर को चले भी जाएंगे कितने? 30,000 चले जाएंगे। अभी अपने पास कितने बचे? 20,000, 20,000 बचे। लेकिन अपना दोस्तों कहीं ना कहीं उसको शॉप भी तो लगानी पड़ेगी। उसने बोला तेरे भाई ने सारी तैयारी कर ली है, भाई भाई करके बात करते थे अपन और अपना। उसने बोला तेरे भाई ने सारी तैयारी कर ली है, एक अभी मौके की दुकान है, चौराहे पर एकदम कॉर्नर वाली शॉप है। और कॉर्नर वाली शॉप का एडवांटेज क्या है? दोनों तरफ एडवर्टीजमेंट होता है, राइट, चारों तरफ से ट्रैफिक आ सकता है। उसने बोला मौके की दुकान है और मैंने अंकल से जाकर बात भी कर ली, अंकल अपने को ये शॉप रेंट पर देने को तैयार है। कितना किराया? 15,000। तो हमने कहा बहुत बढ़िया काम हो गया तेरा। अगर 50,000 सेल करके आ रहे हैं, 30,000 हमें आइसक्रीम के नाम पर पे करने पड़ रहे हैं, है ना, और 15,000 क्या है? अपना रेंट है, तो भी अपना प्रॉफिट कितना बचा? 5,000, है ना। आई एम अज्यूमिंग कि इन दो कॉस्ट के अलावा और कोई सी कॉस्ट नहीं। दोस्त इन दोनों कॉस्ट में से बताइए कौन सी वेरिएबल है और कौन सी फिक्स है? जो डिस्ट्रीब्यूटर को पे करेंगे आइसक्रीम का, दैट इज वेरिएबल, क्योंकि कल को अगर आपका आइसक्रीम ज्यादा बिकी तो फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटर को भी ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। लेकिन जो अंकल हमसे रेंट ले रहे हैं, जो शॉप के ओनर है, वो तो हमसे 15,000 ही लेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमारी दुकान पर कितने लोग आ रहे हैं, कितनी आइसक्रीम बिक रही है। इज दैट इज नन ऑफ हिज बिजनेस। ठीक दोस्तों, मार्जिनल कॉस्ट शीट क्या करती है? मार्जिनल कॉस्ट शीट आपको प्रॉफिट एसर्टेन करने में मदद करती है, प्रॉफिट तक पहुंचने में मदद करती है। बट मार्जिनल कॉस्ट शीट ऐसा नहीं करती कि सेल्स लिया और सारी कॉस्ट एक साथ रखकर माइनस कर दी और प्रॉफिट बताया। उसकी बजाय वो कॉस्ट को कैटेगराइज करती है बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स, और पहले वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करती है और बाद में फिक्स कॉस्ट को माइनस करती है। क्यों ऐसा होता है पहले बात में अभी थोड़ी देर में समझेंगे। तो फ्लो कैसा होगा मार्जिनल कॉस्ट शीट का, वो बताइए। आप इमेजिन कर पा रहे हो फ्लो क्या होगा?
sales minus variable cost minus fixed cost will give you the profit. ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और फिर ये बीच में कुछ आ गया है, लेस क्या करेंगे हम, फिक्स्ड कॉस्ट एंड इट गिव्स अस द प्रॉफिट. ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों प्रॉफिट, है ना. ओके, अल्टीमेटली सेल्स में से हमने टोटल कॉस्ट माइनस कर दी है टू अराइव एट द प्रॉफिट्स. ठीक है, और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर वैसा ही हमने डिस्कशन भी किया है ना. 50,000 में से हमने 30,000 माइनस करा, 15,000 माइनस करा, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट कितना आया है, 5,000 प्रॉफिट आया. हमने दोस्त को कहा हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है, तू तो बढ़िया धंधा शुरू कर, तेरा 5,000 रुपए पर मंथ का प्रॉफिट हो जाएगा. अज्यूमिंग की ये सारी अपनी बातें एक महीने के लिए हो रही थी, तो तू तो 5,000 रुपए पर मंथ छापने लगा, मतलब साल भर के तो तेरे 60,000 रुपए के आसपास हो जाएंगे. और अगर ये अपनी दुकानदारी जम गई, धंधा अगर अच्छा चलने लगा, तो फिर तो और तरक्की हो जाएगी. फिर तो और एक काम करना, सिटी के अलग अलग जगह पर अपनी और आउटलेट्स ब्रांचेस ओपन कर लेना. दिस हाउ यू कैन एक्सपैंड इन द बिजनेस. दोस्तों, उसने हमारे कहने पर बढ़िया ये बिजनेस शुरू कर लिया. उसने अंकल से जाकर रेंट एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसमें 15,000 का रेंट हमें पे करना है, और डिस्ट्रीब्यूटर को बोल दिया कि आपका आइसक्रीम बेच देना. मैं आपको कितने पे करूंगा, 30, पर ये आइसक्रीम मैं बेचूंगा कितने में, 50 में. ठीक है, जब अपना फ्रेंड शॉप पहला दिन सुबह 9 बजे के आसपास जाकर शटर का ताला ओपन करेगा और शटर ऊंचा करेगा, दोस्तों एक कॉस्ट तो इसकी लग गई. जैसे इसने शटर ओपन करा, एक कॉस्ट तो इसकी पूरी लग गई, फिक्स कॉस्ट. आपने दुकान का ताला खोल लिया ना, यानी आपका वो जो रेंट का मीटर है वो डाउन हो गया. कितने रुपए गए हमारे, 15,000 रुपीज गए. अब अगर आपकी दुकानदारी जरा भी नहीं चलती है, दिन भर बस आप खाली बैठे रहे, तो 1 रुपए का ना आइसक्रीम बिका, तो दोस्तों तो भी आपका 15,000 का तो कॉस्ट लगेगा ही लगेगा. लेकिन हाँ, जैसे ही सामने से एक ग्राहक आया और 50 रुपए का हरा नोट वैसे लहराते हुए आया, 50 रुपए, राइट, क्योंकि आइसक्रीम कितने की, 50 रुपए की, वो हमें 50 रुपए का नोट हमारे सामने ऐसे लहरा रहा है. दोस्तों, उसमें हमें जो खुशी होगी वो 50 रुपए की खुशी होगी या 20 रुपए की खुशी होगी, खुशी 20 की होगी. मालूम क्यों, दिखेंगे 50 पर खुशी 20 की मिलेगी. ऐसा इसलिए क्योंकि जब उधर से 50 आएंगे तो इधर 30 रुपीज डिस्ट्रीब्यूटर को जाएंगे भी से. अभी थोड़े से देर के लिए आप ऐसा इमेजिन कर लेना कि डिस्ट्रीब्यूटर ने हमारे यहाँ पर आइसक्रीम रखी है विद द प्रॉमिस कि अगर ये बिकेगी तो मैं पैसा लूंगा, नहीं तो मैं आइसक्रीम वापस ले जाऊंगा, यानी अपना कोई कॉस्ट नहीं लगाया. तो अगर सामने वाला हमें 50 रुपीज देगा तो इमीडिएटली हमें 30 रुपीज उसको भी देने पड़ेंगे, बिकॉज वी हैव सोल्ड वन आइसक्रीम. तो नेट जो हमें मिला है, प्राप्त हुआ है, वो कितना है, 20 रुपीज. इस 20 रुपीज को हम कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन. इस 20 रुपीज को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन. कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ड का हिंदी अनुवाद होता है कंट्रीब्यूशन. यार कंट्रीब्यूशन अपन नहीं मांगने जाते, कंट्रीब्यूट करो, कोई सा चंदा है ना, चंदा करते हैं ना अपन. जैसे अपन ने गणेश जी का प्रोग्राम करा, नवरात्रि करी, तो है ना, अपन चंदा नहीं इकट्ठा करते, राइट. बेसिकली ये वही तो हो रहा है. जैसे अपन अगर गणेश जी का प्रोग्राम करते हैं, है ना, तो उसमें अपने वो पांडाल का सारा खर्चा होता है. आपने करा है किसी ने कभी गणेश जी के प्रोग्राम, है ना, कैसा रहता है, अपन पूरी लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या खर्चा आएगा, मूर्ति का क्या खर्चा आएगा, और वो चढ़ावा चढ़ेगा उसका क्या खर्चा आएगा, लाइटिंग का क्या, वो तो तार डाल लेंगे, और क्या क्या खर्चा आएगा, स्पीकर का, साउंड सिस्टम का सारा खर्चा जोड़ते दोस्त लोग. और वो दोस्त लोगों ने खर्चा जोड़कर करा 50,000 रुपए. फिर वो लोग दोस्त लोग क्या करते हैं, हर कोई थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करता मिलाकर, राइट. मान लो सब दोस्तों ने मिलाया और 30,000 रुपए के आसपास इकट्ठे हो गए. अभी भी डेफिसिट कितने का बचा, 20,000. अपन क्या करते हैं, अपन चलो गली का चक्कर लगाएंगे, हर एक के घर पे जाएंगे और उनसे क्या मांगेंगे, चंदा, कंट्रीब्यूशन. सो दिस इज कंट्रीब्यूशन. चंदा है, ये जो 20 रुपए है ना, ये क्या है, ये चंदा है टुवर्ड्स रिकवरी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. ये कंट्रीब्यूशन क्या है, चंदा है टुवर्ड्स रिकवरी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. क्योंकि जो अपन ने शटर ओपन करके 15,000 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट का कमिटमेंट कर दिया है ना कि हमारे 15,000 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे,
अब हम उसकी रिकवरी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उसकी रिकवरी कर रहे हैं। ध्यान रखना, आप जब अपनी दुकानदारी चलाओगे ना, वहां पे 2 ड्रॉर बनाना। एक ड्रॉर आएगा फिक्स कॉस्ट का और एक ड्रॉर आएगा प्रॉफिट का। एक काम करो, 3 ड्रॉर बना लेना बस। कौन कौन सी 3 ड्रॉर? पहला ड्रॉर वेरिएबल कॉस्ट का, दूसरा ड्रॉर फिक्स कॉस्ट का, तीसरा ड्रॉर प्रॉफिट का। जैसे ही 50 रुपए आएंगे उसमें से 30 रुपीज कहां डाल देना? वेरिएबल। बचे कितने रुपीस? 20 रुपीज। क्या है 20 रुपीज आप प्रॉफिट के रूप में ले जा सकते हो, या हमें पहले अंकल को रेंट देना है? अंकल को रेंट देना है, तो टू द एक्सटेंट ऑफ 15,000 रुपए। जब तक वो फिक्स कॉस्ट का गल्ला कितना नहीं भर जाता, 15,000 रुपए नहीं भर जाता, तब तक हम रुपए प्रॉफिट के गल्ले में नहीं डाल सकते। इज दैट क्लियर? तो ये 20 रुपीज एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, चंदा है टुवर्ड्स द रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट दैट वी हैव कमिटेड अप फ्रंट। हमने 15,000 रुपए तो पहले ही कमिट कर दिए थे, अभी हम शुरुआत में क्या करते हैं, उसकी रिकवरी करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे इस पे इतना एम्फेसाइज करने की जरूरत क्या है, ये नहीं भी मालूम होगा तो प्रॉफिट तो निकल ही जाएगा ना। नहीं भी मालूम होगा तो भी प्रॉफिट तो निकल ही जाएगा। हाँ, इसका दोस्तों एक इंपॉर्टेंस है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है अभी थोड़ी देर में अपने को पता चलेगा। कॉस्टिंग के अंदर ध्यान रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू प्रॉफिट। यानी कॉस्टिंग वाले कंट्रीब्यूशन पर ज्यादा फोकस करते हैं एज कंपेयर टू प्रॉफिट। अकाउंट्स वाले अलग होते हैं, अकाउंट्स वाले फोकस करते हैं प्रॉफिट्स पर, कॉस्टिंग वालों का पूरा फोकस होता है कंट्रीब्यूशन पर, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। अभी समझ में आएगा, देखना कैसे। दोस्तों मान लो अपने फ्रेंड ने शॉप लगा दी और उसने ऐसा बिजनेस करना शुरू करा, ही इज एबल टू सेल 1000 आइसक्रीम और उसको प्रॉफिट कितना हो गया? 5000। और उसने बढ़िया हमें कॉल करके बधाई दी, तेरे भाई ने 5000 रुपए इस महीने कमाए हैं, एज पर प्लान अपनी शॉप चल रही है। हमने कहा बधाई हो, इधर भी हमारा एज पर प्लान पूरी पढ़ाई चल रही है। दोस्तों 2-3 महीने बाद फ्रेंड ने वापस से कॉल किया एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, यार मजा आ रहा है यार अपने को तो शॉप में। हमने कहा गजब, तू तो यार छाप रहा है, 5000 रुपए महीना छाप रहा है। बोले भाई 5000 रुपए महीने नहीं, अब मेरी इनकम बढ़ गई। हमने कहा क्यों, क्या हो गया? उसने बोला तेरा भाई 2-3 महीने पहले 1000 आइसक्रीम बेचता था महीने की, अब अपना टर्नओवर बढ़ गया है, अब अपना टर्नओवर 1500 आइसक्रीम हो गया है। दोस्तों ये जो बात है ये स्पीकर पे चल रही थी, और हमारे साथ हमारा एक MBA कर रहा हुआ दोस्त भी बैठा था। उसने बोला गजब भाई, हाँ 7500 रुपीज कमा रहा मतलब तू तो। हमने उसको ऐसे लुक्स दिए और हमने बोला कि जब टर्नओवर 1.5 टाइम्स होता है ना, तो प्रॉफिट 1.5 टाइम्स नहीं होता है, बिकॉज प्रॉफिट निकालते वक्त देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, जिसमें से एक तो वॉल्यूम के साथ साथ बढ़ती है लेकिन दूसरी वॉल्यूम के साथ साथ नहीं बढ़ती, तो इसका जो प्रॉफिट आएगा ना वो अलग आएगा। तो अपने दोस्त ने जो फोन पर था, आइसक्रीम वाला दोस्त, उसने बोला भाई ये इसके लिए तेरे को फोन करा, मेरा प्रॉफिट कितना है ये बता। हम दोस्तों प्रॉफिट देखना कैसे बता लेंगे, हम बोलेंगे 50 रुपीज पर यूनिट इंटू कितना यूनिट्स, 1500 यूनिट्स, यानी इसका सेल्स कितना है 75,000, लेकिन उन्हीं 1500 यूनिट्स पर हमें 30 रुपीज पर यूनिट पे भी करना पड़ेगा, 45,000। यानी जो ये नंबर आ रहा है इसको क्या बोलेंगे 30,000। इसमें से हम कितना पे कर देंगे 15,000 के फिक्स कॉस्ट, यानी प्रॉफिट कितना आ रहा है 15,000। मुझे MBA वाला बंदा वो देखकर एकदम शॉक हो गया, MBA शॉक CA रॉक्स, कि यहाँ पर 1.5 गुना नहीं होता, जब टर्नओवर 1.5 गुना होता है तो प्रॉफिट देख कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? दैट्स द मैजिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट। अगर आपको ये नहीं मालूम होता ना आज की 2 तरह की कॉस्ट होती है, तो फिर आप क्या बोलते हैं, सेल्स बढ़ा तो कॉस्ट भी बढ़ी तो प्रॉफिट तो उसी रेशियो में बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए कैटेगराइजेशन ऑफ कॉस्ट को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, ठीक है? ये वाली बात आ रही है समझ में? हाँ। अब ये जो दोस्तों आपने 15,000 का प्रॉफिट निकाला है ना, वो अपन फटाफट भी निकाल सकते थे। 1500 यूनिट्स पर हम सीधे 20 मल्टीप्लाई कर देते, है ना? 1500 यूनिट्स पर हम सीधे क्या मल्टीप्लाई कर लेते, 20 बीइंग द कंट्रीब्यूशन, क्योंकि उन 1500 यूनिट्स पर 50 आएंगे बट एट द सेम टाइम 30
जाएंगे भी सही ऑन सेम नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नेट नेट वी आर गोइंग टू रिसीव अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 1500 यूनिट्स इनटू 20 कितना 30,000 माइनस कितना 15,000 एंड वी गेट द प्रॉफिट ऑफ कितना 15,000। इज दैट क्लियर? ओके। यानी एक जो बहुत बड़ी गलत फहमी रहती है, जो 11-12 के स्टूडेंट है उनको भी रहती है, जो सीए फाउंडेशन तक रहते हैं उनको भी रहती है, और ये बीकॉम एमबीए वालों को तो बनने के बाद भी रहती है, वो ये रहती है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन एक शाश्वत सत्य है। हर इंसान पता है क्या सोचता है कि अगर 50,000 रुपीस का कोई टर्नओवर कर रहा है और वो 5,000 रुपीस कमा रहा है तो उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है 10%। और अगर अब वो टर्नओवर 75,000 का करेगा तो उसका प्रॉफिट कितना आएगा 7,500 बीइंग 10% मार्जिन। लेकिन इस फैक्ट को रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो कांस्टेंट नहीं होता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन कांस्टेंट नहीं होता है। वॉल्यूम के चेंज होने पर आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन का रेशियो भी चेंज हो जाता है। सो क्या आप नेट प्रॉफिट मार्जिन पे भरोसा कर सकते हो? कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो खुद ही बदल रहा है ना। यहां बदल तो गया नेट प्रॉफिट मार्जिन। देखो आप यहां पर अगर मैं 1000 यूनिट्स बेच रहा हूं तो मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है 10%। नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको सबको निकालना आता है। 11-12 का अपना रेशियो वाला प्रोजेक्ट 5,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 50,000 का टर्नओवर 10% मार्जिन। लेकिन वहीं जब आप ये देखेंगे 15,000 डिवाइडेड बाय 75,000 ये कितना आता है यार 20%। देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन ही बदल गया। इसलिए कॉस्टिंग वाले कहते हैं कि नेट प्रॉफिट मार्जिन एक धोखा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन पे नोबडी कैन रिलाई। मतलब अगर मुझसे कोई पूछेगा कि अगर 2000 यूनिट बिकेंगी जिसकी वजह से मेरा 1 लाख रुपए का टर्नओवर होगा तो क्या मैं बोल दूंगा कि अब मेरा 20,000 का प्रॉफिट होगा क्योंकि मेरा मार्जिन 20% है? नेट प्रॉफिट मार्जिन भरोसे लायक ही नहीं है। वॉल्यूम बदला इतने में तो नेट प्रॉफिट मार्जिन बदला। कैन यू ट्रस्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन? नो, no, but you can trust contribution margin। आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन को ट्रस्ट कर सकते हो, इस पे भरोसा कर सकते हो, वो नहीं बदलता। और भरोसा उसी पे किया जा सकता है जो बदलता नहीं है। जो बदलता है उस पे कैसे भरोसा करेंगे? तो दोस्तों नेट प्रॉफिट मार्जिन पर हम भरोसा ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगली बार उतना होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, नहीं मालूम। लेकिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेम आएगा। क्या ये मुझे सिखाना पड़ेगा कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे निकालेंगे, या आप अपने कॉमन सेंस से निकाल सकते हो कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन हर कोई कैलकुलेट करे। 40% आ रहा है दोस्तों कंट्रीब्यूशन मार्जिन। जो जिस तरीके से आप प्रॉफिट मार्जिन निकालते हो उसी तरीके से आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी निकाल लेंगे। सो प्रॉफिट मार्जिन के लिए आप लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। और मैं क्या बोल रहा था, कंट्रीब्यूशन मार्जिन बार बार बदलता है? बदलता ही नहीं, बदलता ही नहीं, सेम रहता है। इसका मतलब है कि अगर आप 20,000 डिवाइडेड बाय 50,000 करेंगे तो भी आंसर कितना आ रहा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन का? 40%। या फिर अगर आप 30,000 डिवाइडेड बाय 75% करेंगे तो भी कितना आ रहा है? 40%। इन फैक्ट ये तो 1000-1500 यूनिट हो गए, मैं तो 1 यूनिट की बात कर रहा हूं। 1 यूनिट का सेल्स और 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन का डेटा भी लेंगे तो इनका रेशियो कितना ही आएगा? 40% ही आएगा। तो अब आप बताइए दोस्तों, अगर मैं 25,000 यूनिट बेचूंगा तो भी मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन का परसेंटेज कितना ही होगा? 40%। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज कितना होगा? मालूम ही नहीं क्या होगा। इज दैट क्लियर? तो जब भी हम जैसे बजट बनाएंगे, कॉस्टिंग में बजट बनाने पड़ते हैं ना, तो बजट बनाते वक्त वी कैन रिलाई ऑन contribution margin, but we can't rely our current year net profit margin percentage because that is going to change in the next period because of the change in the volume of production। business का volume तो change होता ही होता है, इतने में net profit margin change हो जाता है। so थोड़ा सा important समझ में आया क्या? अभी पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा important समझ में आया कि इस नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है। भरोसे लायक नंबर है, राइट दोस्तों। इसे हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कह सकते हैं और इसे हम पीवी रेशो भी कह सकते हैं, पीवी रेशो भी कह सकते हैं। जिसे हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहते हैं ना, उसे हम पीवी रेशो भी कहते हैं।
जो लोग थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी रखते होंगे उन्होंने PE रेशियो सुना होगा, वो अलग है, वो अपन FM में पढ़ेंगे। मैं अभी किसकी बात करूं, PE नहीं, PV रेशियो, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, एंड इट इज सेम एज कंट्रीब्यूशन रेशियो। देखिए दोस्तों, आप यहां पर आपको नजर आ रहा है क्या, PV रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसका एक और नाम क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, या फिर हम उसे एक और किस नाम से पुकार सकते हैं, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो के नाम से हम पुकार सकते हैं। इज दैट क्लियर दोस्तों? PV रेशियो का यहां पर फुल फॉर्म क्या, ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। इज दैट क्लियर? वो इनटू 100 तो फॉर्मेलिटी, वो जस्ट आप डेसिमल के डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए करते हो, राइट? सो इट इज कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। अब कंट्रीब्यूशन कौन सा वाला लिखना है, पर यूनिट वाला या टोटल? जवाब है कोई सा भी, आपकी मर्जी है, आप पर यूनिट लिखो, यानी 20/50 कर लो, आंसर तो 40% ही आएगा। आपकी मर्जी आए तो आप 20,000/50,000 कर लो, आंसर तो 40% ही आएगा। आपकी मर्जी आए तो आप 30/75 कर लो, आंसर तो स्टिल विल रिमेन द सेम, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके। इसका नाम कंट्रीब्यूशन क्यों रखा गया है, क्योंकि ये चंदाई है, ये कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट, और एक बार फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गई देन इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स प्रॉफिट। फ्लो देखो, पैसों का फ्लो देखना दोस्तों, है ना? आप इन्हें नंबर्स मत समझना, ये नंबर्स नहीं है, कॉस्टिंग और FM में नंबर नहीं होते, कॉस्टिंग और FM में पैसे होते हैं। 50,000 रुपए आए हमारे पास, 500 की गड्डी, 50,000 रुपए आए, उसमें से 30,000 रुपए गिन के हम किसको दे देंगे, सप्लायर को। सो वी हैव अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 20,000 रुपीज टुवर्ड्स द रिकवरी ऑफ 15,000 का रेंट, तो अभी भी नगद हमारे पास 5,000 रुपए बचे हुए, दैट इज अवर प्रॉफिट, राइट? ये होता है दोस्तों मार्जिनल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये नाटक क्यों, यानी ये बीच में इसको क्यों लिखा, और ये कॉस्ट को क्लासिफाई करके क्यों लिख रहे हो, सीधे इकट्ठे टोटल कॉस्ट क्यों नहीं लिख देते, तो आप बताइए आपका जवाब क्या होगा? सीधे टोटल कॉस्ट क्यों नहीं लिखे? बिकॉज फिर तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना। वी हैव टू नो कि कॉस्ट के कंपोनेंट्स क्या है, उसमें से वेरिएबल कितना और फिक्स कितना है, तब तो हम नेक्स्ट पीरियड की प्लानिंग कर पाएंगे, नहीं तो हम प्लानिंग ही कैसे कर पाएंगे? अगर मैं आपको सिर्फ ये बोल दूं कि हमारी तो 45,000 की कॉस्ट है और ये टोटल कॉस्ट है, और अब पूछूं कि बताओ 75,000 होगा तो क्या होगा? यू हैव टू नो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, इसलिए यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट किया गया है। क्यों किया गया है समझ में आ गए, उसकी एक इंपॉर्टेंस है। दूसरा, ये बीच में आखिर कंट्रीब्यूशन हमने क्यों लिखा है, तो कंट्रीब्यूशन इज अ काइंड ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट तो प्रॉफिट ही होता है, बट कंट्रीब्यूशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रॉफिट। इट्स प्रॉफिट बिफोर फिक्स कॉस्ट, इट्स प्रॉफिट बिफोर फिक्स कॉस्ट। या फिर मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि कंट्रीब्यूशन वो प्रॉफिट है जो कि वॉल्यूम पर बेस्ड है। कंट्रीब्यूशन वो प्रॉफिट है जो किस पर बेस्ड है, वॉल्यूम पर बेस्ड। देखना कैसे, अगर मेरा वॉल्यूम 1.5 गुना हुआ है ना, तो प्रॉफिट 1.5 गुना नहीं होगा, पर कंट्रीब्यूशन जरूर 1.5 गुना होगा। तो इसीलिए कंट्रीब्यूशन इज अ प्रॉफिट बेस्ड ऑन वॉल्यूम, और इसीलिए वो जो कंट्रीब्यूशन रेशियो का दूसरा नाम क्या है, PV रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, मतलब ऐसे प्रॉफिट का रेशियो जो वॉल्यूम पर डिपेंडेंट है, जो वॉल्यूम के डबल होने पर डबल होता है ना? परसेंटेज में डबल नहीं होता, अमाउंट में डबल होता है। देखो ना, यहां पर वॉल्यूम 1.5 गुना हुआ तो अमाउंट भी 1.5 गुना हो गया। इज दैट क्लियर? तो ऐसे प्रॉफिट का रेशियो इज कॉल्ड एज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, ओके दोस्तों, ये अपना बढ़िया अपने फ्रेंड का शॉप चल ही रहा था, अभी वो कितने रुपए कमाने लग गया हर महीने के, 15,000 रुपए वो कमाने लग गया, और वो भी अपनी जिंदगी में खुश था। इधर हम भी हमारी पढ़ाई करके खुश थे, हमें भी मालूम था कि हम भी इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम कर रहे हैं, एक बार CA की डिग्री हाथ लगी, अपनी भी बढ़िया लाखों में जॉब लगेगी। 2-3-4 महीने हुए, अपने फ्रेंड का अपने पास फोन आया, हमने कहा और भाई क्या हाल चाल, आप कहाँ पहुंच गए टर्नओवर? बड़ा उदास सा था, 2-5 सेकंड तो बोला ही नहीं। हमने कहा क्या हो गया भाई?
उसने बोला यार शॉप में क्या अब नुकसान होने लग गया है। हमने कहा नुकसान होने लग गया मतलब? बोले यार 2-3 महीने से देख रहा हूँ कि पैसे घर ले जाने की बजाय घर से पैसे लाकर दुकान चलानी पड़ रही है। इसके पहले तक तो क्या होता था कि महीने के एंड में गल्ले में कुछ रुपए बचते थे, घर ले जाता था, मम्मी को देता था, लेकिन अब भी उल्टा हो गया है। पापा को तो अभी तक बताया भी नहीं है, नुकसान हो रहा है। हमने कहा यार क्यों नुकसान क्यों हो रहा है? बोले यार अपना टर्नओवर कम हो गया यार। हमने कहा तेरा तो बढ़िया चल रहा था, 1000 से तू 1500 पर जंप कर गया था 2-3 महीने में, और अब एकदम से क्या हो गया? हमने कहा चल हम आते हैं, हमारी क्लास छूटेगी शाम को 5-5:30 बजे, साथ में बैठेंगे। अपन पहुंचे उसकी शॉप पर और हमने भी देखा यार पहले अच्छी चहल पहल रहती थी और अभी ग्राहकी एकदम कम हो गई है। हमने मतलब उससे पूछा आसपास कोई नई दुकान तो नहीं खुल गई अपने कंपटीशन में, नहीं तो फिर वो टर्नओवर फिर से डिवाइड। उसने बोला मैंने पूरा चक्कर लगा लिया, कुछ नहीं हुआ है फेरबदल। मतलब आज से 6 महीने पहले जो स्थिति थी ना वही आज भी, बस अपना टर्नओवर कम हो गया। बहुत देर तक ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, कम से कम 15-20 मिनट तक। हमने कहा ये वो कुछ क्वालिटी ऑफ आइसक्रीम, कस्टमर फीडबैक, ये वो, मतलब कोई पास में कॉम्पिटिटर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों फिर अपन ने क्या करा, उसकी शॉप पे से नजर घुमाई पूरी। हमने कहा समझ में आ गया क्या है। हमने कहा ये जो तूने शॉप ओपन करी इसमें तूने भगवान का स्थान कहीं पर भी नहीं रखा। हमने कहा तू तो गणेश जी को कितना मानता है ना? उसने बोला हाँ यार भाई, मैं तो ध्यान ही नहीं रहा। और तूने नया काम शुरू करा तो तू गया कि नहीं गया वहां पर गणेश जी के मंदिर? मतलब अगर इंदौर में हो तो खजराना गणेश, मुंबई में हो तो सिद्धि विनायक जी, अलग अलग शहरों में, तो गया कि नहीं? उसने बोला भाई समझ में आ गया, कृपा कहाँ अटकी हुई है। वो फटाक से दुकान के बाहर गया और वो अपनी बाइक पर बैठा। वो बाइक पर बैठा, इतने में हम दौड़ते हुए गए और हमने उसकी बाइक को पीछे से पकड़ लिया। हमने कहा भाई रुक तो जा, 1 मिनट, तू जा तो रहा है भगवान जी के पास, पर बोलेगा क्या? बोलूंगा कि हे भगवान जो मुझे नुकसान हो रहा है, जो मुझसे गलती हो गई है, मैं माफी मांगता हूं, मैं आपकी मूर्ति की स्थापना करने वाला हूं, और प्लीज भगवान जी, देखो लालच से जाएंगे तो फल नहीं मिलेगा, प्लीज भगवान जी मेरा 2 पैसे का प्रॉफिट भले ही ना हो, बट मेरा 2 पैसे का नुकसान भी ना हो। मतलब बाकी मैं मेरी मेहनत से कमा लूंगा प्रॉफिट, लेकिन भगवान जी इतनी कृपा करना कि घर में 2 पैसे आए नहीं तो 2 पैसे घर से जाए भी नहीं। इसको सीए फाउंडेशन में हम कहते थे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इज ए लेवल ऑफ सेल्स। ये कोई लेवल ऑफ सेल्स होता है कि कम से कम इतना तो बिकना ही पड़ेगा गुड्स। ब्रेक इवन पॉइंट इज अ लेवल ऑफ सेल्स एट विच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। दोस्तों अब आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए, जो अपना दोस्त जा रहा है आज गणेश जी के मंदिर, और आपको एक चिट्ठी के अंदर उसको लिख कर देना है। ये चिट्ठी फोल्ड करके तो एक काम करना, भगवान जी के मंदिर जाना, हाथ जोड़ना पूरे मन से, और ये चिट्ठी डाल देना ये बोलकर कि हे भगवान, जब भी ये चिट्ठी, मेरा नंबर लगे, पढ़ते हैं आप ये चिट्ठी जब भी आप पढ़ें तो इसमें जितनी यूनिट्स लिखी हुई है कम से कम मेरी उतनी यूनिट्स बिक जाएं, ताकि मुझे कोई प्रॉफिट ना हो, कोई लॉस ना हो। बताइए दोस्तों चिट्ठी पर आप कितनी यूनिट्स लिख कर देंगे? कितनी यूनिट्स लिख कर देंगे? 1 मिनट। आपका और मेरा जो जवाब आएगा ना वो पक्का 1500 तो नहीं आएगा, बिकॉज 1500 पर हम प्रॉफिट में हैं। पक्का वो 1000 नहीं आएगा, क्योंकि 1000 यूनिट्स पर भी हम प्रॉफिट में। तो ब्रेक इवन पॉइंट पक्का 1000 यूनिट से कहीं कम पर है। 750 बता रहे स्टूडेंट्स आंसर, 750 बता रहे, 900 बताया आपने आंसर। किसी का आंसर आ रहा है 900, किसी का आंसर आ रहा है 750। तुम भी कंट्रीब्यूट करो। 750 आ रहा है, 750। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर 750 आ रहा है, किसी किसी का 900 आया है। ट्राई करो यार, कैलकुलेटर पे ट्राई करो। 750 बताया जा रहा है ब्रेक इवन पॉइंट, है ना? आपने इसके पहले कभी भी ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा है ना? मतलब गजब कर रहे हो आप, बिना फॉर्मूले के आप आंसर निकाल रहे हैं। बस यही एबिलिटी चाहिए। 750 आ रहा है। दोस्तों अपन वेरीफाई कर लेते हैं ना कि 750 करेक्ट आंसर है या फिर 900 करेक्ट आंसर है। वेरीफाई कैसे करेंगे? एक बार 750 पर कॉस्ट शीट बनाकर देख लो, और एक बार
900 पर बनाकर देख लो, वो आंसर सही माना जाएगा जिसमें प्रॉफिट क्या आ जाए, 0 आ जाए। एक बार 900 पर बनाकर देखें, क्या प्रॉफिट 0 आएगा, नहीं आएगा। 900 इंटू 50 यानी कितना, 45,000। 900 इंटू 30 यानी कितना, 27,000। दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 18,000 माइनस कितना आया, यानी क्या 9,000 वाले सही हैं, गलत है। 9,000 वालों ने आंसर कैसे निकाला, उन्होंने 5,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है उसको 50 रुपीज से डिवाइड कर दिया और 100 यूनिट यहां से कम कर दी कि 100 यूनिट कम होगी तो जा तेरा 0 प्रॉफिट होगा। गहरी बात, ये रिकॉग्नाइज करना कि जब 100 यूनिट कम बिकेगी ना, तो हाँ, तो सेल्स तो डाउन होगा बट वेरिएबल कॉस्ट भी डाउन हो जाएगी। तो कॉस्टिंग में इतना सीधे सीधे कैलकुलेशन नहीं होगा कि जितना प्रॉफिट है उतने से सेल्स डाउन कर दो, प्रॉफिट 0 हो जाएगा, क्योंकि उधर सेल्स डाउन हुआ तो उसके साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट भी डाउन हो जाएगी। तो जिनका 900 आया था उनसे ये गलती हुई, राइट। अब 750 वालों का आंसर वेरीफाई कर लें, तो 750 तो यार इतने सारों का है, मतलब सही लग रहा है। अपन ये देखते हैं कि कैलकुलेट आखिर आपने कैसे किया होगा। अच्छा, मैं समझ गया दोस्तों कैसे किया। देखो, आपका जो 100% फोकस था ना, जिन्होंने 750 आंसर निकाला उनका 100% फोकस था फिक्स कॉस्ट पर। उनका कहना था अगर 0 यूनिट भी बिकेगी तो चलेगा, सेल्स 0 होगा, वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगी, तो कंट्रीब्यूशन भी कितना होगा, 0। लेकिन गले की हड्डी कौन सी कॉस्ट बनी हुई है, फिक्स कॉस्ट। हे भगवान, 15,000 रुपए की हमारी फिक्स कॉस्ट है। हे भगवान, कम से कम 15,000 रुपए तो हमें चाहिए ही चाहिए। क्या, सेल्स या कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन, क्योंकि सेल्स 15,000 हुआ तो कंट्रीब्यूशन तो और ही कम होगा, तो फिर कहां से फिक्स कॉस्ट रिकवर होगी। तो दोस्तों अब हमें 15,000 रुपए की ना फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी, इकट्ठा करनी, वसूलनी है। और वो वसूलेंगे कैसे, जब हम हर एक एक यूनिट ऑफ आइसक्रीम बेचेंगे तब 50 आएंगे, लेकिन 30 जाएंगे। नेट कंट्रीब्यूशन कितना होगा ऑन सेलिंग एवरी 1 आइसक्रीम, हमें कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 20 रुपीज का होगा। तो जब हम एक आइसक्रीम बेचेंगे हम उसको फिक्स कॉस्ट के गल्ले में रख लेंगे, 20 रुपए आ गए। एक और आइसक्रीम बिकी, 20 रुपए और आ गए। एक और आइसक्रीम बिकी, 20 रुपए और आ गए। ऐसे करके 20-20 रुपए, 20-20 रुपए पर आइसक्रीम हम जब कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करते जाएंगे तो कितना, 15,000 रुपए इकट्ठा करने में कितना यूनिट्स लगेगा, 750 यूनिट्स लगेगा। ये तो दोस्तों आप लोग लेट हो गए दुनिया में आने में, नहीं तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला आप ही बनाते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला आज, चलो अपन एक काम करते ना, आपने अभी भी देखा तो है ही नहीं फॉर्मूला। ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले का आविष्कार कर ले हम। ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले को हम क्या लिखेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और आपने ऐसा ही कुछ किया, 15,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 20, आंसर कितना आया, 750 यूनिट्स। ये देखो ना, यही लिखा है किताबों में फॉर्मूला। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला ही क्या लिखा है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। मतलब मैं बताऊं, जिसने फॉर्मूला बनाया था ना, उसने सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला नहीं बनाया था। उसने मालूम कैसे फॉर्मूला बनाया था, उसने बोला था कि मुझे प्रॉफिट चाहिए 0, तो मुझे फिक्स कॉस्ट कितनी लग रही है, 15,000। तो मेरा डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेरा डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन की मुझे कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए, वो कितना है, 15,000। क्योंकि जिस दिन 15,000 कंट्रीब्यूशन आ गया उसमें से मैं फिक्स कॉस्ट 15,000 पे करके प्रॉफिट 0 हो जाएगा। और डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन अगर मेरा 15,000 है, एक एक यूनिट मुझे कितना दे रही है, 20। तो आखिर कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे लगेगी, 20 पर यूनिट के हिसाब से, ताकि मैं 15,000 रिकवर कर जाऊं। तो उसने पता है फॉर्मूला क्या बनाया था, ये ब्रेक इवन की यूनिट्स निकालने के लिए उसने फॉर्मूला बनाया था डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन। डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय क्या, contribution per unit. It will give you number of units you need to sell to reach to your desired contribution number. फिर इसको किसी ने बताया कि हमेशा ये जो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन है किसके बराबर होगा,
क्योंकि तुझे ब्रेक इवन तक जाना है तो तेरा डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन हमेशा ही किसके बराबर होगा, फिक्स कॉस्ट। तो एक काम कर, फॉर्मूला ही बदल दे और क्या बना दे फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो जहां तक मुझे ध्यान है सीए फाउंडेशन में सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट का एक वो छोटा सा थ्योरेटिकल पोर्शन था कि ये क्या है, फॉर्मूला नहीं था ना। गजब। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ये फॉर्मूला क्लियर है सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किसी भी चैप्टर में लगेगा ये, ठीक है। जो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं वो किसी भी चैप्टर में कहीं पर भी लग जाएंगे, है ना। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला आ गया। हम क्या करेंगे दोस्तों, हाँ दोस्त को हम एक चिट्ठी लेंगे और चिट्ठी में कितनी यूनिट्स लिख देंगे, 750 यूनिट्स, और उसे क्या बोलेंगे, जाना सीधे मंदिर और वहां जाकर 750 यूनिट्स की जो चिट्ठी ऐसे हाथ जोड़ते हुए बीच में चिट्ठी रखना और भगवान से बोलना कि हे भगवान ये जितनी यूनिट्स है इतनी यूनिट्स कम से कम बिकवा देना ताकि मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए। नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। तभी वो जो फ्रेंड है उसने बोला कि वो जब मैं दान पेटी में डालूंगा ना और अपन ने 750 लिखा हुआ है, कभी भगवान ने इसको 750 यूनिट पढ़ने के बजाय, क्योंकि दान पेटी में तो रुपए होते हैं, कभी भगवान ने इसको 750 यूनिट पढ़ने की बजाय 750 रुपए पढ़ लिया तो मेरे तो 750 रुपए की और सुन ली, और भगवान ने सुन ली तो मेरी तो सिर्फ 750 रुपए की आइसक्रीम बिकेगी। हमने कहा ये चक्कर तो है, तो हमने कहा एक काम करते हैं रुपए में लिख देते हैं अपन, रुपए की भाषा तो दान पेटी में समझी जाती है। तो अपन एक काम करते हैं ये लिख देते हैं कि कितने रुपए की आइसक्रीम बेचनी पड़ेगी। बताइए दोस्तों रुपए कितना आ रहा है, 37,500, 37,500, 15,000 नहीं, 37,500, 37,500। कैसे आपने इतनी फटाफट निकाल लिया, अपने 750 यूनिट्स को मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीज कर लिया कि भाई 750 यूनिट बिकनी और हर यूनिट 50 रुपए में बिकनी, यानी 37,500 रुपए का अपना सेल्स होना चाहिए। इज दैट 37,500 इज योर ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज टर्म्स। इसके पहले हमने यूनिट्स की टर्म्स में निकाला था, दिस टाइम इट इज इन रुपीज टर्म्स। दोनों ही ब्रेक इवन पॉइंट है, दोनों एक ही बात है, एक यूनिट्स में और एक रुपीज में है, ठीक है। अब ये तो अभी आपने कैसे निकाला ना ब्रेक इवन का, आपने पहले यूनिट निकाल ली और यूनिट को आपने सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके सेल्स वैल्यू निकाल दी। डायरेक्ट तरीका देखना दोस्तों क्या है, डायरेक्ट तरीके पर गौर फरमाइए। हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, 0। हमारी फिक्स कॉस्ट तय है 15,000 लगना, तो हमारा डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन मतलब वांछित कंट्रीब्यूशन की हमें कितना चाहिए, कंट्रीब्यूशन 15,000 रुपीज चाहिए, है ना। ये चले अपन नीचे से ऊपर कि 15,000 हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए। अब थोड़ा सा चल लेते हैं ऊपर से नीचे, जो भी हमारा सेल्स होगा, जितना भी हमारा सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट की बात कर रहा हूं, लेट दैट बी इक्वल टू 100%। लेट अवर सेलिंग प्राइस बी इक्वल टू कितना, 100%, यानी 50 रुपए पर यूनिट जो है उसको मैंने कितने प्रतिशत के बराबर मान लिया, 100% के बराबर मान लिया। तो अब जो वेरिएबल कॉस्ट है 30 रुपीज की, वेरी गुड, 60% के बराबर हो गई। वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपीज कितने परसेंट के बराबर हो जाएगी, 60%। तो यानी कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो कितने के बराबर हो गया, 40%। अरे ये तो अपना वो ही आ गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज, पीवी रेशो। तो अब क्या, अब आगे मैं बोलूं या आप समझ रहे हो, समझ गए राइट। ये जो हमें 15,000 रुपए इकट्ठे करने हैं, वेरी गुड, है ना। आपको समझ में आ रहा है कि मैथ्स क्यों पढ़ाते हैं। मैथ्स में रेशियो प्रोपोर्शनेट कुछ पढ़ाया था, वो सब इन्हीं दिनों के लिए पढ़ाया था दोस्तों, कि अब यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ये 15,000 रुपए आर इक्वल टू कितना परसेंटेज, 40% ऑफ सेल्स। तो अगर 15,000 रुपए जो हमें इकट्ठे करने वो सेल्स का 40% है, तो सेल्स कितना, 15,000 डिवाइडेड बाय 40%, 37,500। इज दैट क्लियर। फॉर्मूला बना दो यार, मजा आ जाएगा आज। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बना दो, है ना। यूं तो आपने सोचा होगा डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 40%, पर आपने बोला बदल दो, डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन हमेशा क्या होगा, फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, वही मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन। यही लिखे दोस्तों किताबों में, यही फॉर्मूले लिखे। देखो आप
ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको रुपीस में निकालना हो तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में निकालने के फॉर्मूले यही लिखे हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, है ना। कभी कभी दोस्तों ये देखो अपने आंसर सारे टैली हो रहे हैं। कभी कभी मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जब मैं दोनों फॉर्मूलाज पढ़ाता हूं तो ये वाला फॉर्मूला तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एक बार में ही समझ में आता है, और ये अभी मुझे समझ में भी आया था जैसे आपने 750 यूनिट्स आंसर दे दिया था। लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट्स को ये वाला फॉर्मूला ना थोड़ा सा मतलब डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है। मैं इस वाले फॉर्मूले को वैसे तो आ गया समझ में, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो कहानी कुछ यूं है कि मैं जितना भी सेल्स करूंगा उसका 60% मेरी क्या लगेगी, वेरिएबल कॉस्ट। देखो ना यहाँ पे भी तो दिख रहा है 50,000 30,000 में रिलेशनशिप 60% क्या आ रही है। तो मैं जितना भी सेल्स करूंगा उसकी 60% क्या है, इसका मतलब है रिमेनिंग 40% क्या है, कंट्रीब्यूशन। ठीक है। अब अगर मुझे 15,000 रुपए कमाने हैं तो मुझे सेल्स कितना करना है, ऑब्वियसली सेल्स ज्यादा करना है। कितना करना है, तो 15,000 रुपए कितने के बराबर है, 40% के बराबर। तो 15,000 अगर 40% के बराबर है तो 100% आखिर कितने के बराबर, 15,000 डिवाइडेड बाय 40%। तो फॉर्मूला बिकम्स फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। इज दैट क्लियर। ठीक है। फॉर्मूले की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे सिलेबस में, चीजें कैसे कनेक्ट हो रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देयर इज अ फेयर चांस कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे, आपसे ऐसा पूछ ले कि बताओ कि कितना सेल्स करना पड़ेगा अगर अपना दोस्त 25,000 रुपए महीना कमाना चाहता है तो, और मुझे आपको देखकर पूरा विश्वास हो रहा है कि आप बता दोगे कि कितना सेल्स करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई फॉर्मूले नहीं लग रहे हैं, है ना। फॉर्मूले की बहुत लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी, फॉर्मूले के लॉजिक से बने हुए ना, वो अगर समझ लिया तो ये भी सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। आंसर बता रहे हो कितना आ रहा है, 12,500। या आप रुपीस में सेल्स के रुपीस बता रहे हो या यूनिट्स बता रहे हो, रुपीस बता रहे हो, कितना आ रहा है 62,500, 62,500 ही आ रहा है ना आंसर। अच्छा मैंने गलत बोल दिया था 12,500 ना, 62,500 बोल रहे हो आंसर। बहुत सिंपल है। अब आपसे सीधा कैलकुलेशन पूछा जा रहा है रिवर्स। तो अब आप यहां पर प्रॉफिट सेट कर देंगे कितना, 25,000। आप प्रॉफिट कितना सेट कर देंगे दोस्तों, 25,000। और अब आप कैसे चलेंगे, उल्टा चलेंगे तो, है ना। तो 1 लाख आ रहा है क्या आंसर, 2 लाख आ रहा है आंसर, 1 लाख आ रहा है आंसर, 2,000 यूनिट। ओ आंसर बदल दिया, 62,500 नहीं है मतलब आंसर, है ना। 2 लाख रुपए आ रहा है आंसर, 1 लाख आ रहा है आंसर और 2,000 यूनिट आ रहा है। एक बार वेरीफाई कर ले उल्टा चल के, चलाओ देखते हैं। 25,000 अगर हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट है, मतलब मुझे इतना छापना है यार, और प्रॉफिट कमाने के पहले मुझे फिक्स कॉस्ट भी तो निकालनी पड़ेगी, यानी टोटल कंट्रीब्यूशन कितना अर्न करना पड़ेगा, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना अर्न करना पड़ेगा, 40,000 रुपीज का मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन कमाना पड़ेगा। डू यू एग्री। जिस इंसान को घर पे 25,000 रुपए ले जाने हैं, है ना, जिस इंसान को घर पे 25,000 रुपए ले जाने हैं, वो क्या किराया देने से पहले ले जाएगा घर पर, या पहले किराया देना पड़ेगा, पहले किराया देना पड़ेगा 15,000। तो उसको कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए, फिर 40,000 का कंट्रीब्यूशन चाहिए। बस अब ये जो 40,000 का कंट्रीब्यूशन है, ये पाने के लिए आखिर सेल्स कितना करना पड़ेगा। तो हमें ये देखना है कि ये 40,000 40% के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर, 1 लाख रुपए। और आप लगे तो अपन इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। अगर मैं यहां पर 1 लाख रुपीस का सेल्स करूंगा तो 1 लाख रुपीस के सेल्स पर 60% मेरी वेरिएबल कॉस्ट होगी, यानी कि 60,000 वेरिएबल कॉस्ट होगी, तो 40,000 आ ही जाएगा, उसमें से 15 दे ही दूंगा और 25 घर ले ही जाऊंगा। इज दैट सो 1 लाख रुपीस इज द करेक्ट आंसर, है ना। ओके। और 1 लाख रुपीस का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी आती है, 2000। कुछ कुछ बच्चे ऐसे घूम के गए होंगे, उन्होंने पहले यूनिट्स निकाल ली होगी और फिर रुपीस निकाल लिए, वो भी चलता है। उन्होंने मालूम क्या किया, उन्होंने बोला कि अगर मुझे 40,000 रुपीस कमाना है, कंट्रीब्यूशन टोटल कंट्रीब्यूशन का गल्ला मुझे कितना भरना है, 40,000 रुपए भरना है, और 1 यूनिट से मुझे कितना मिलता है कंट्रीब्यूशन। तो हाउ मेनी यूनिट्स डू आई नीड टू सेल,
2000 यूनिट मुझे सेल कर, मुझे 40,000 इकट्ठे करने और 1 यूनिट पर मुझे 20 रुपए मिल रहे, तो मुझे 2000 यूनिट बेचनी पड़ेगी। तो उन स्टूडेंट्स ने क्या करा, पहले यूनिट्स निकाल ली 2000 यूनिट, फिर उन्होंने सोचा सर क्या पूछ रहे हैं, रुपीज में पूछ रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करके बता दो, आंसर कितना आ गया 1 लाख। इज दैट क्लियर? अब बताओ ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला कहाँ लगा? कहीं नहीं लगा, पर वो जैसे बनाना ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, उसका लॉजिक लगा है। तो अपनी एग्जाम में देयर इज अ फेयर चांस की फॉर्मूले डायरेक्टली नॉट टेस्ट हो, उसकी बजाय फॉर्मूले पर बेस्ड, फॉर्मूले के लॉजिक पर बेस्ड इधर उधर की चीजें टेस्ट हो। तो इसलिए इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि वो फॉर्मूला बना कैसे है। इज दैट? और आपने वही तो लॉजिक लगाया काइंड ऑफ। जब मैं आपको ब्रेक इवन सिखा रहा था तो मैं प्रॉफिट क्या सेट कर रहा था, 0। अभी आपने बोला प्रॉफिट क्या सेट कर दें, 25,000 एंड गो फॉर रिवर्स कैलकुलेशन। बात आई कुछ समझ में? दोस्तों आज के डिस्कशन को अगर हम यहाँ पर समराइज करें तो एक तो हमने सीखा कि based on controllability of cost there are two costs, controllable and uncontrollable. Based on normality there are two types of cost, normal cost and abnormal cost. फिर इसके बाद हमने marginal cost sheet का format समझा, which is sales minus variable cost gives you contribution minus fixed cost gives you profit. अब आपको समझ में आया कि contribution कितना important number है, क्योंकि वो नहीं पता तो break even point ही नहीं निकल सकता। और ब्रेक इवन पॉइंट एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर मैं कोई सा भी नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं तो I need to know what is my break even point and will I be able to achieve the break even point or not। क्योंकि अगर मुझे उम्मीद ही नहीं लग रही कि मैं break even point टच कर पाऊंगा तो फिर ऐसा धंधा करने से मतलब ही नहीं। एटलीस्ट यू नीड टू क्रॉस योर ब्रेक इवन पॉइंट टू मेक द प्रॉफिट्स। ठीक है, फिर दोस्तों इसके बाद हमने, क्योंकि कंट्रीब्यूशन एक इंपॉर्टेंट नंबर है, तो हमने ये सीखा कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालते। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो बहुत आसान है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, हमने पीवी रेशियो का भी फॉर्मूला सीखा। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। आपकी मर्जी है तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन और पर यूनिट सेल रखो, आपकी मर्जी है तो टोटल कंट्रीब्यूशन और टोटल सेल रखो, वो रेशियो फिक्स रहता है। इज दैट क्लियर? फिर इसके बाद सबसे आखिरी में हमने समझा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट की मैं डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं। ब्रेक इवन पॉइंट इज अ लेवल ऑफ सेल्स एट विच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। अब मैं क्या बोल रहा हूं उसको समझना। In other words, contribution is just sufficient to recover the fixed cost. Break even point क्या होता है? A level at which your contribution के rupees are just sufficient, मतलब बस इतना होता है contribution की हमारी वो fixed cost recover हो जाए, है ना। ये देखिए दोस्तों, यही तो लिखा है यहाँ पर। Break even point is a level of sales at which there is no profit no loss. In other words, contribution is just sufficient to recover the fixed cost, यानी बस उतना contribution आ जाता है जिससे कि हमारी fixed cost recover हो जाती है, राइट। और अब अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना हो तो हम सिंपल क्या कर लेंगे, 15,000 को डिवाइडेड बाय 20 कर लेंगे। यानी फॉर्मूला ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट्स की टर्म्स में क्या होता है, अगर यूनिट्स में ब्रेक इवन पॉइंट निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 15,000 डिवाइडेड बाय 20 हमने किया था, 750 आप लोगों ने आंसर बताया था, है ना। और अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। इज दैट क्लियर? ओके। कुछ स्टूडेंट जिनका ना मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड रहता है वो ब्रेक इवन, मैंने देखा वो अलग तरीके से निकाल लेते ब्रेक इवन। वो एक मैथमेटिक्स की इक्वेशन ही कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। किसी ने तो करा ही होगा क्लास में, है ना। मतलब वो ना प्रॉफिट की इक्वेशन लिख देते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, है ना। और टोटल कॉस्ट भी दो तरह की होती है, एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट और एक टोटल फिक्स कॉस्ट। मतलब जो इनका मैथमेटिक्स रहता है ना वो ऐसे करते हैं। फिर वो बोलते हैं ब्रेक इवन यानी प्रॉफिट क्या सेट करना है, 0। अब सेल्स कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस जरूर मालूम है कि 50 पर यूनिट है, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं मालूम, तो लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स भी n या x कुछ भी मान लो, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्या वेरिएबल कॉस्ट ये ले लें या वेरिएबल कॉस्ट भी डिपेंड करेगी यूनिट्स पर। तो वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 इंटू n, 30 रुपीज पर यूनिट इंटू n नंबर ऑफ यूनिट्स। और फिर फिक्स कॉस्ट कितनी है, 15,000। फिर वो इस माइनस 15,000 को इधर भेज देते हैं और क्या बोलते हैं, 15,000 इज इक्वल टू 50n माइनस 30n यानी क्या 20n, एंड हेंस द आंसर n इज इक्वल टू 750। तो प्रैक्टिकली ये हुआ वही है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। बस हम अब मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे इसलिए हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। वी विल हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड, नहीं गलत बोल दिया मैंने, हाँ, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए दोस्तों, ये हमारा बेसिक्स वाला पोर्शन हुआ। कल से हम हमारा नया चैप्टर शुरू करेंगे, मतलब जब भी नेक्स्ट लेक्चर लगेगा हम नया पोर्शन शुरू करेंगे, दैट इज सर्विस कॉस्टिंग। ओके।